अब आप किसी के घर के अंदर से निकलोगे तो उससे रास्ता तो मांगना पड़ेगा। गांव में चाचा जी के खेत से निकलते तो भी रास्ता मांगना पड़ता है। और अलाउद्दीन ने समर सिंह को कहा, समर सिंह जी मेरे को यार गुजरात जाना है, आपके घर के अंदर से होके जाना है, प्लीज थोड़ा रास्ता दे दो। समर सिंह ने कहा भाई साहब रास्ता दे देंगे लेकिन टोल टैक्स लगेगा। रास्ते का कर लगता है, ठीक है मैं एक बार दे जाऊंगा, मैं फंसा हुआ हूँ, मेरे गुजरात जाना जरूरी है, पर वापस आते टाइम तेरे को मारूंगा मैं। उसने कहा वापस आते टाइम किसने देखी रे, जो करेंगे वो करेंगे, अभी तो तू एक बार दे के जा। बेचारा अलाउद्दीन खिलजी समर सिंह को टैक्स दे के गया, वहां आंखों आंखों में इशारे करके हंसते। अलाउद्दीन कहते क्या हुआ, किस बात पे हंस रहे हो? नहीं नहीं, कहा मैं तो यूं ही किसी बात पे हंसी आ गई थी। नहीं नहीं बताओ क्या बात है? ना ना कोई पुरानी बात याद आई थी। कौन सी पुरानी बात? कि वो एक बार अपने उधर जा रहे थे ना। किधर? तो अपने वो चित्तौड़ जा रहे थे ना, तो टोल टैक्स होता है ना, एक टोल टैक्स, फिर हंसने लग जाते। तो अलाउद्दीन की एक बात समझ में आ गई कि यार ये मुझे चिढ़ाते हैं उस चक्कर के अंदर, और ये कहते हैं कि तू कहता है मैंने दुनिया जीत ली, यहाँ चित्तौड़ वालों ने तेरे से टोल टैक्स ले लिया था और तेरे को जाने नहीं दिया था, रास्ता तक तो नहीं दिया था, तू कह रहा है मैंने पूरा भारत जीत लिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अब तो भाई इसका बदला लेना ही पड़ेगा। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रेस्टीज पॉइंट बन गया था। अब आपकी कोई बेइज्जती करके निकाल दी तो आप क्या करो? तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त होता है। तो मेवाड़ वालों का दुश्मन कौन? खिलजी, क्योंकि उससे गुजरात जाते समय टैक्स वगैरह लिए हुए थे। राघव चेतन गया अलाउद्दीन खिलजी के पास और अलाउद्दीन खिलजी को जाके उसने बताया और उसने पूरी बात बताई। को सी ऑफ करने के लिए नीचे तक गया, उसको लगाया अब तो संधि हो ही गई। और नीचे जाते अलाउद्दीन खिलजी बड़ा घाघ आदमी था, जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उस आदमी, और उसने रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब इसके लिए कहते हैं कि ये जो पद्मिनी और रतन सिंह वाला जो हुआ था, ये चित्तौड़ का पहला साका है। पहली बार चित्तौड़ के अंदर ये वाली जो प्रक्रिया, फायर बाथ वाली जो जोहर वाली प्रक्रिया थी, साके वाली जो प्रक्रिया थी, ये पहली बार इसी टाइम अपनाई गई थी। कब हुआ? तो बाकायदा तो खिजर खान ने यहाँ पे कोई एक टॉम बनवाया था। अब जो जब वो टॉम का इंस्क्रिप्शन लिखवाता है, उसका मैंने बताया मुस्लिम राजा थे तो उनके सारे इंस्क्रिप्शन कौन सी लैंग्वेज में हो गए? तो पर्शियन। खिजर खान ये टॉम बनवा रहा हूं यहाँ पे, फिर वो कहता है यार तुम मुझे तो जानते हो नहीं जानते, पर तुम मेरे पापा को पक्का जानते हो, मेरे पापा अलाउद्दीन खिलजी है। फिर वो अलाउद्दीन खिलजी खूब सारी तारीफें करता है, और अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहता है, अपने पापा के लिए कहता है कि वो सेकंड सिकंदर है। किसने किया? तो हमने वापस लिख रखा है कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक राजा था और उसने अटैक किया। कब किया? अभी ये याद रखने वाली बात है, 1303। ये याद कर लेना, कोई क्वेश्चन यहां से बना लेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो 1303 में आक्रमण किया था। उस टाइम राजा कौन था? तो उस टाइम राजा रतन सिंह। स्वाभाविक सी बात है, कोई आक्रमण होगा तो उस आक्रमण के कुछ कारण होंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण क्यों कर दिया? अपने इसके कोजेज देख लेते हैं, रीजंस देख लेते हैं इसके कि क्या कोजेज रहे होंगे इसके। देखो एक तो स्वाभाविक सा एक सिंपल सा कारण होता है कि कोई भी एक राजा दूसरे राजा पे अटैक क्यों करेगा। इसका कारण ये कि कोई भी राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। सब में एम्बिशंस होते हैं कि वो जो अपना एम्पायर है उसको बढ़ाए, उसका और विस्तार करे, उसका एक्सपांशन करे। अलाउद्दीन खिलजी तो खुद यही चाहता था कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर ले। और हम कहते हैं कि साहब जो दिल्ली के मुसलमान राजा हुए थे उनमें अलाउद्दीन खिलजी पहला राजा है जो साउथ इंडिया भी चला गया था और साउथ इंडिया को भी जीतने की कोशिश करता है। तो आप देख लो, जो इतना साम्राज्यवादी राजा होगा, इतना ज्यादा एम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी जो अपनाएगा, क्या वो दिल्ली के पास में राजस्थान को जीतने का प्रयास नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है करेगा। तो एक कारण तो ये था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी जो साम्राज्यवादी नीति थी, उसकी जो एम्पेरियलिस्टिक नीति थी, एम्पेरियलिस्टिक जो उसकी पॉलिसी थी, उसकी वजह से, साम्राज्यवादी नीति की वजह से वो चित्तौड़ को जीतना चाहता था। स्वाभाविक सी सीधी सी बात समझ में आ गई, इसलिए उसने आक्रमण किया था। बड़ा कारण हमेशा कोई अटैक लिखवा ले मेंस में, कभी आपको और दिमाग में आया नहीं है, एक तो ये पक्का ही चिपका देना, या इस वजह से करना चाहता था। और क्या कारण रहे होंगे? और जब हम किताबें पढ़ते हैं उनमें कारण देखते हैं तो अपने कारण मिलता है कि चित्तौड़ का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी, और केवल स्ट्रेटेजिक ही नहीं, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी थी। मैं समझा दूंगा कैसे क्या, देख लो आप। एक तो स्ट्रेटेजिक को तो अपने हिंदी में कह देंगे सामरिक, और इकोनॉमिक तो अपने को समझ में आ ही रही है, आर्थिक का दो, व्यापारिक का दो, कुछ ही का दो। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। पहले अपने इसको बोल रहे हैं कि उसकी सामरिक, सामरिक उसका महत्व था, इंपॉर्टेंस थी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हुआ करती थी।
क्या स्ट्रेटजी रही होगी, क्या इंपॉर्टेंस रही होगी चित्तौड़ की? तो चित्तौड़ की इंपॉर्टेंस ये है कि चित्तौड़ का किला एक पहाड़ पे बना हुआ है। कल ही मैंने बताया था कि जैतर सिंह ने जब उसके टाइम में नागदा लूट लिया था तो उसने कहा भाई साहब प्लेन में राजधानी नहीं होनी चाहिए, राजधानी कोई ऐसी जगह हो पहाड़ों के ऊपर हो, चारों तरफ से घिरा हुआ हो, ताकि जल्दी से दुश्मन आके कम से कम लूट तो नहीं सके, कोई आनिया बानिया आके लूट मार तो नहीं करके जा सके, इसलिए पहाड़ों में राजधानी बनाई हुई। तो चित्तौड़ का किला बड़ी ऊंचाई पर बना हुआ किला, बहुत चारों तरफ से बड़ा रैम्पार्ट बना हुआ उसका, बड़ी चौड़ी दीवार बनी हुई उसकी, और जल्दी से न तो कोई किले पर पहुंच सकता है न कोई किले की दीवार को तोड़ सकता है। फिर और सुनो, आज भी आप कभी चित्तौड़ का किला देखने जाओ तो आप नोटिस करना, चित्तौड़ के किले की बाउंड्री इतनी बड़ी है, मतलब कि उसके अंदर एग्रीकल्चर तक होती है, वाटर रिसोर्सेज खूब सारे कुंड वगैरह उसके अंदर बनाए हुए। इसका मतलब था कि यदि कभी जरूरत पड़ जाए, ऐसा लगे कि घेर लिया गया है, बड़ा आक्रमण हो गया है, तो आप अपनी पब्लिक को किले के अंदर लाके रख सकते हैं, और अंदर खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था की जाए। स्टोरेज है तो स्टोरेज बहुत अच्छे थे, और युद्धों के टाइम में स्टोरेज के बहुत अच्छा महत्व हुआ करता था, तो एक वो भी बड़ी बात थी, किस वजह से भी चित्तौड़ का महत्व बढ़ रहा था। अब अलाउद्दीन खिलजी को ये क्यों चाहिए? वो तो दिल्ली बैठा है, उसको चित्तौड़ में आगे क्या करना है? ये वो समय था जब भारत पर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, मंगोल आक्रमणकारी थे, वो लगातार अटैक कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मंगोल एक दो बार तो दिल्ली के पास तक आ गए थे, इसलिए अलाउद्दीन को लगता था कि यार कल को खुदा ना खास्ता दिल्ली के अंदर घुस गए तो अपने क्या करेंगे, इससे अच्छा कोई एक ऐसा किला हो, ऐसा फोर्ट हो, चारों तरफ से रैम्पार्ट से घिरा हुआ हो, जिसमें जल्दी से दुश्मन घुस नहीं पाए। और वो आसपास में कोई नजदीक किला उसको दिख रहा था, तो वो चित्तौड़ का किला दिख रहा था, इसलिए चित्तौड़ के किले का स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है। याद रखना, कभी आपसे प्री में मेंस में इंटरव्यू में पूछ ले भाई चित्तौड़ का क्या सामरिक महत्व है, क्या स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है, बताना। कि पहाड़ी पर बना हुआ है, उसकी दीवार बहुत लंबी चौड़ी बनी हुई है जिसको तोड़ के जाना संभव नहीं है, उसके अंदर स्टोरेज की बहुत अच्छी सी संभावनाएं हैं, तो इस वजह से कोई भी राजा ये चाहता था कि ऐसा सुरक्षित किला मेरे पास में रहेगा तो मैं उसके अंदर रह के अपनी अपनी सेना की, अपनी जनता की रक्षा बहुत अच्छे से कर सकूंगा। एक बात और लिखी मैंने, इकोनॉमिक, आर्थिक। फिर अपने को लगता यार चित्तौड़ का क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस रहा होगा, वापस सुनना। देखो अपने इंडिया में दो जगह, उत्तर भारत में बेसिकली नदर्न इंडिया जो अपना है उत्तर भारत है, उसमें दो जगहों का बड़ा महत्व था इकोनॉमिकली। किस किस का? एक तो गुजरात का, गुजरात का ऊपर वाला, ये मान लो इतना इतना वाला पोर्शन, गुजरात वाला पोर्शन, और एक जगह जो थी ये अपना इधर वाला राजस्थान कर लो, तो एक जगह अपने राजस्थान की लगती हुई मालवा। इन दो जगह का बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करता था, एक तो गुजरात का और एक मालवा का। मालवा कहां पे आता है? एमपी, अपने मेवाड़ के टच करता हुआ जो एमपी का पोर्शन है उसको हम मालवा बोलते हैं। कभी आपने कोई डिस्ट्रिक्ट के नाम सुने? देखो मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, ये वाला जो इलाका इसको अपने क्या बोलते हैं? मालवा। हरा भरा प्रदेश, बहुत अच्छी सी खेती होती है, जहां पर जितनी ज्यादा खेती होगी वहां से उतना ही ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, जहां से जितना ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा वो राजा उतना ही शक्तिशाली होगा, जो राजा जितना अधिक शक्तिशाली होगा उसके पास उतनी बड़ी सेना होगी, जिस राजा के पास जितनी बड़ी सेना होगी वो उतना ही बड़ा साम्राज्य विस्तार कर लेगा। इसलिए दिल्ली में बैठा हुआ हर सुल्तान चाहता था कि मालवा के ऊपर कब्जा कर ले, तो मालवा में कब्जा करना जरूरी था। ठीक है, फिर गुजरात, गुजरात में पोर्ट लगता है, समुद्र का कोस्टल एरिया था, और अपने अरब यात्रियों की तरफ से अरब जितने भी मर्चेंट आया करते थे उनके द्वारा जो भी ट्रेड किया जाता था वो जो सारे पोर्ट थे वो गुजरात वाले पोर्ट थे। इसलिए जिसके पास गुजरात वाले पोर्ट रहेंगे वो अरबों से, अरब जो मर्चेंट है उनके साथ में व्यापार बहुत ढंग से कर पाए। फिर वो मिडेवल चल रहे हैं, मिडेवल में युद्ध ज्यादा हो रहे हैं, युद्धों में सबसे अच्छी जरूरत किसी की? तो घोड़ों की जरूरत थी, और जो अरेबिक हॉर्सेस थे वो सबसे अच्छे माने जाते थे। इसलिए कहा अरबी घोड़े किसके पास ज्यादा आएंगे? जिसके पास पोर्ट्स होंगे, पोर्ट्स होंगे तो ट्रेड ज्यादा अच्छा करेगा, तो घोड़े भी उधर से ज्यादा मंगवा लेगा। इसलिए कोई भी दिल्ली का राजा गुजरात पे भी कब्जा करना चाहता है। ठीक है, दो चीजें, ट्रेड के लिए गुजरात, एग्रीकल्चर के लिए मालवा, दिल्ली वालों को कब्जा करना है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात दोनों जगह जाने का जो रास्ता था वो अपने चित्तौड़ के बीच से होकर जाया करता था। यदि आपको दिल्ली से गुजरात जाना है तो भी आपको चित्तौड़ के अंदर से होकर जाना पड़ेगा, आपको दिल्ली से मालवा जाना है तो भी चित्तौड़ की बाउंड्री से होकर जाना पड़ेगा। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि यदि मैं चित्तौड़ पे कब्जा कर लेता हूं तो मैं गुजरात और मालवा का जो कंट्रोल है वो बहुत ढंग से कर पाऊंगा। क्योंकि एक लफड़ा और होता था, देखो होता क्या है कि जो पैसे वाले राजा होते गुजरात मालवा के, भाई यहाँ पे अलग राजा बनते। अब मान लो अलाउद्दीन खिलजी आया और अलाउद्दीन खिलजी ने आके उनको हरा दिया,
गुजरात के राजा को हरा दिया, मालवा के राजा को हरा दिया और हरा के उनको कहा कि आज के बाद रे तुम टैक्स मेरे को दोगे। उनका ठीक हिसाब दे देंगे। अब अलाउद्दीन खिलजी उनको धमकियां देके पैसे वैसे लेके उनके पास से घोड़े वोड़े लेके यहाँ से वापस चला गया दिल्ली। और जैसे वो दिल्ली पहुंचा और गुजरात और मालवा वाले राजाओं ने कहा कि हम तो आज रुपए देंगे, कल रुपए देंगे, क्योंकि तब इतना कम्युनिकेशन था नहीं, ट्रांसपोर्टेशन था नहीं। तो सब जानते थे कि यार बार बार दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से मालवा आना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, और ये दोबारा आएगा, वापस जाएगा, वापस आएगा, ये इसके लिए संभव नहीं है। तो एक बार आगे लूट मार करके चला गया, अब कई साल बाद में आएगा, तब तक नहीं भेजेंगे तो नहीं भेजेंगे, इसलिए राजा मना कर दिया करते थे। लेकिन अलाउद्दीन को पता था यदि चित्तौड़ में मेरा बंदा बैठ गया तो चित्तौड़ से गुजरात भी कंट्रोल हो जाएगा और चित्तौड़ से मालवा भी कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए चित्तौड़ का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है और चित्तौड़ का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। तो ये याद रख लेना कि कोई पूछेगा भाई अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्यों हमला किया, क्योंकि चित्तौड़ का सामरिक महत्व है। कैसे, मैंने बता दिया, किले की वजह से। इकोनॉमिक क्यों है, क्योंकि दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से मालवा वाला जो रास्ता है वो कहां से होकर गुजरता था। आप मेवाड़ को तो मेवाड़ का दो, चित्तौड़ को तो चित्तौड़ का दो। और देखते हैं इसके बाद में, देखते हैं अपने और कौन कौन से रहे होंगे आपके, इसके बाद में क्या इंपॉर्टेंस रही होगी इसकी। और अब देखो, मैंने एक बात बताई आपको कि दिल्ली से गुजरात जब जाते हैं तो रास्ता आपने मेवाड़ के अंदर से होके जाता था। 1299 के आसपास में यही अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर अटैक करने के लिए जा रहा है। दिल्ली से गुजरात जाएंगे तो रास्ते में क्या आएगा, मेवाड़, और मेवाड़ के अपने राजा हुआ करते थे समर सिंह। ये जो हम रतन सिंह पढ़ रहे हैं इसके पापा समर सिंह एक राजा हुआ करता था। और अब आप किसी के घर के अंदर से निकलोगे तो उससे रास्ता तो मांगना पड़ेगा। गांव में चाचा जी के खेत से निकलते तो भी रास्ता मांगना पड़ता है। और अलाउद्दीन ने समर सिंह को कहा, समर सिंह जी मेरे को गुजरात जाना है, आपके घर के अंदर से होके जाना है, प्लीज थोड़ा रास्ता दे दो। समर सिंह ने कहा भाई साहब रास्ता दे देंगे, लेकिन टोल टैक्स लगेगा। रास्ते का कर लगता है, आप कहीं जा रहे हो तो बीच में टोल बने होते हैं। तो उसने कहा मेरी जगह से जाओगे तो आपको टोल देना पड़ेगा, रास्ते का कर देना पड़ेगा, मार्ग कर देना पड़ेगा आपको। अलाउद्दीन ने कहा यार स्टाफ तो चलाओ कम से कम, आप राजा हो मैं राजा हूं, ये तो मतलब यार मैं आपको थोड़ी छेड़ रहा हूं कोई। उसने कहा कि नहीं, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ठीक है मैं एक बार दे जाऊंगा, मैं फंसा हुआ हूं, मेरे गुजरात जाना जरूरी है, पर वापस आते टाइम तेरे को मारूंगा मैं। उसने कहा वापस आते टाइम किसने देखी रहे, जो करेंगे वो करेंगे, अभी तो तू एक बार दे के जा। बेचारा अलाउद्दीन खिलजी समर सिंह को टैक्स दे के गया वहां पे। समर सिंह ने गुजरात जाते समय अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स ले लिया। अलाउद्दीन खिलजी तो गुजरात लूट लाट के वापस चला गया और वो तो शायद इस बात को भूल भी जाता। पर होता क्या है जी, आपके जो आस पड़ोसी होते हैं वो कई घटनाओं को भूलने नहीं देते। अब जो अलाउद्दीन खिलजी के आसपास वाले थे वो अलाउद्दीन खिलजी को छेड़ते। दरबार लगा हुआ अलाउद्दीन खिलजी का, कोई सामने दरबारी बैठे। अलाउद्दीन खिलजी कभी कहे कि मैंने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया है, मैं सिकंदर, दूसरा सिकंदर हूँ, अजय सिकंदर ने दुनिया जीती थी, मैं दुनिया जीत लूंगा। और आगे जो बैठे हुए तो एक दूसरे की तरफ देख के आंखों आंखों में इशारे करके हंसते। अलाउद्दीन कहता क्या हो रहा है, किस बात पे हंस रहे हो? नहीं नहीं क्या, मैं तो यूं ही किसी बात पे हंसी आ गई थी। नहीं नहीं बताओ क्या बात है? ना ना कोई पुरानी बात याद आई थी। कौन सी पुरानी बात? कि वो एक बार अपने उधर जा रहे थे ना, किधर, तो अपने वो चित्तौड़ जा रहे थे ना, तो टोल टैक्स होता ना एक, टोल टैक्स, फिर हंसने लग जाते। तो अलाउद्दीन की एक बात समझ में आ गई कि यार ये मुझे चिढ़ाते हैं उस चक्कर के अंदर, और ये कहते हैं कि तू कहता है मैंने दुनिया जीत ली, यहाँ चित्तौड़ वालों ने तेरे से टोल टैक्स ले लिया था और तेरे को जाने नहीं दिया था, रास्ता तक तो नहीं दिया था, तू कह रहा है मैंने पूरा भारत जीत लिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अब तो भाई इसका बदला लेना ही पड़ेगा। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रेस्टीज पॉइंट बन गया था, अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था, सुल्तान के लिए नाक का सवाल बन गया था कि मैं चित्तौड़ को जीतूं। तो एक कारण ये भी कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपना प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था, इस वजह से भी चित्तौड़ को जीतना चाहता है। फिर आप एक चीज देखो, भूताला का युद्ध होता है, भूताला के युद्ध के अंदर जो आपका जेतर सिंह है, वो जेतर सिंह आपके इल्तुतमिश को हराकर वहां से वापस भेज देता है। ठीक है, समर सिंह अलाउद्दीन खिलजी से गुजरात जाते समय टैक्स ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, चित्तौड़ का जो इन्फ्लुएंस है, चित्तौड़ की जो पावर है वो बढ़ रही है घट रही है? ऑब्वियसली बढ़ रही है। दिल्ली वालों से चला चला के पंगे ले रहे हो आप। कौन राजा ये चाहेगा कि उसके नाक के ठीक नीचे किसी दूसरे राजा की और अहमियत इतनी ज्यादा बढ़ जाए, प्रभाव, इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो अपने को डिस्टर्ब करने लग जाए? और दिल्ली वालों को लगता है अरे चित्तौड़ वाले ये हमें तंग करने लगे, इसलिए उनके इन्फ्लुएंस को कम करना जरूरी था, उनका जो प्रभाव था उसको कम करना जरूरी था। एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं जो चित्तौड़ का इन्फ्लुएंस था वो बढ़ रहा था, मेवाड़ का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, और उस इन्फ्लुएंस को घटाना चाहते थे।
मूल कारण तो ये है आपके। क्या कारण है? तो अलाउद्दीन खिलजी की जो एम्बिशंस थे, एम्परियलिस्टिक एम्बिशन थे, वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। और क्या कारण है कि चित्तौड़ स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे था, जहां पे बैठ के गुजरात मालवा का जो ट्रेड और एग्रीकल्चर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, वहां से टैक्स इजीली लिया जा सकता है, और यहाँ पे बैठ के अपनी सेना की, परिवार की, जनता की रक्षा भी थोड़ी ढंग से की जा सकती है। किला बहुत अच्छी जगह पे बना हुआ है। एक सुल्तान ने उसे प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया था। क्यों? क्योंकि जब वो 1299 में गुजरात अटैक के लिए जा रहा था तो चित्तौड़ का राजा था समर सिंह, और समर सिंह ने उससे टैक्स ले लिया था। फिर चित्तौड़ का प्रभाव बढ़ रहा है तो उसको घटाना है। फिर एक कारण जो आप सब जानते हो, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा, ऐसी कहानियां हैं कि जो रतन सिंह था उसकी एक रानी थी पद्मिनी, उसकी क्वीन हुआ करती थी पद्मिनी नाम करके, और वो जो रानी पद्मिनी थी वो बहुत सुंदर थी। और ऐसी अपने पास में कहीं क्यों दंतियां, कहीं कहानियां मैं और बता दूंगा। और अलाउद्दीन खिलजी उसको प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने आक्रमण किया। हालांकि हमारे इतिहासकार मानते हैं कि ये बहुत गौण कारण है, मतलब आप इसको छोड़ सकते हो, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, आप नहीं मानो तो भी चल जाए। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत पर अटैक किए थे और सब जगह कोई पद्मिनियां थोड़ी थी। राजा के आक्रमण का कारण कम से कम लुगाइयां तो नहीं होती है, आक्रमण के कारण दूसरे रहे होते हैं, पर साथ में छोटा मोटा ये भी चल जाता थी। तो कभी आपसे प्री में कोई पूछ ले इनमें से कारण कौन सा था, कारण कौन सा नहीं था, तो याद रखना। मेंस में पूछ ले कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमला किया उसके कारण क्या क्या थे, तो आप सारे कारण बता देना, बता सकते हो आप सारे कारण। ये तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण 5 कारण लिखे हमने, 5 कॉजेज लिखे, ये 5 के 5 याद रखें। अब पद्मिनी की बात है, मैं थोड़ी सी इसकी बात कर लेता हूँ, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। देखो कारण बता दिए हमने। अब कहानियां, किंवदंतियां अपने कुछ ऐसी है कि पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, सिंहल आइलैंड की राजकुमारी थी, यहाँ की प्रिंसेस थी। कहा गया कि साहब सिंहल द्वीप कहाँ पे, तो कहा आज का जो श्रीलंका है वहां की राजकुमारी थी। और यहाँ के कोई राजा थे गंधर्व सेन, और कोई रानी थी चंपावती, ये उनकी पुत्री थी गंधर्व सेन और चंपावती। फिर ऐसी कहानियां हैं कि यहाँ पे राजा रतन सिंह के पास में एक तोता आया, यार तोते के नाम तक वो अपने वाले तो और बता देते हैं कि हीरामन तोता था। उस तोते ने आके रतन सिंह जी को बताया कि रतन सिंह जी यहाँ से 7 समंदर पार एक इतनी सुंदर राजकुमारी रहती है। और रतन सिंह जी उसके पीछे पीछे और चले गए, और कहते कई सालों तक वहां पे भटकते रहे। सिंहल द्वीप के राजा के उस घर में उसको घुसने का मौका नहीं मिला। फाइनली जो पैसे वैसे खत्म हो गए तो वहां जोगी वोगी का भेष और बना लिया। एक दिन राजा ने उनको देख लिया, गंधर्व सेन जो राजा था उसने ही देखा। उसने कहा कि यार जेंटलमैन, तुम शक्ल से यार सन्यासी लगते तो नहीं, इस उम्र में जोग धारण करने का क्या कारण रहा? उसने कहा सर आपने एकदम सटीक पहचाना, मैं तो ऐसे ऐसे करके मेवाड़ का राजकुमार हूँ। मेवाड़ को कौन नहीं जाने, मेवाड़ की ख्याति थी। और सिंहल द्वीप के राजा ने भी कहा क्या बात करते हो आप, मेवाड़ के राजा हो, फिर ऐसे क्यों भटक रहे हो, क्या कारण है इसका मुझे बताओ। और उसने मुस्कुरा कहा साहब कारण तो आपके महलों के अंदर ही मौजूद है, क्या बात करते हो। और उसने पूरी बात बताई कि साहब ऐसे ऐसे मैं तो पद्मिनी से शादी करने के लिए आया था। श्रीलंका के राजा की क्या औकात कि मेवाड़ के राजकुमार को मना करे। हमारे भारत का नक्शा जब लेके आते हैं, भारत का जब मैप लेके आते हैं तो श्रीलंका का मैप फ्री के अंदर आ जाता है। तो उसने कहा साहब धन गढ़ी धन भाग, आप मेरे राजकुमारी शादी करना चाहते हो। और उसने कहते पद्मिनी से शादी कर दी। रतन सिंह जी यहाँ आ गए, हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे, यहाँ पे पद्मिनी के साथ रह रहे थे। फिर आगे कहानी और, रतन सिंह जी के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति रहता था, राघव चेतन नाम था उसका। राघव चेतन नाम करके कोई विद्वान व्यक्ति थे, पंडित जी थे, पढ़े लिखे थे। और राघव चेतन ने एक दिन ऐसा कहते हैं कि पद्मिनी को देख लिया, और पद्मिनी को देखते वो मूर्छित होकर गिर गया। रतन सिंह को जब ये बात पता चली तो रतन सिंह ने कहा है यार ऐसे कैसे, किसी दूसरे की वाइफ पे, किसी दूसरे की रानी पे तुम ऐसी बुरी नीयत कैसे रख सकते हो। और राघव चेतन ने कहा कि अब हो गया सर, वो तो जो हो ही गया। रतन सिंह ने कहा नहीं, आज के बाद तो दिखना नहीं चाहिए, दिख गया तो देख लेना। राघव चेतन को बेइज्जती करके वहां से निकाल दिया। अब आपकी कोई बेइज्जती करके निकाल दी तो आप क्या करो। तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त होता है।
तो मेवाड़ वालों का दुश्मन कौन? खिलजी, क्योंकि उससे गुजरात जाते समय टैक्स वगैरह लिए हुए थे। राघव चेतन गया अलाउद्दीन खिलजी के पास और अलाउद्दीन खिलजी को जाके उसने बताया और उसने पूरी बात बताई, साहब ऐसे ऐसे पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। पद्मिनी पानी पीती है तो यहाँ से दिखता है, उसके कंठों से दिखाई देता है। और कहता है अलाउद्दीन खिलजी को जब ये बात पता चली तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया था। ऐसी कई कहानियां क्यों दंतियां आपने चलती है कि ऐसी कोई बात भी थी, और मैं इसके बारे में और बात करूंगा। तो ये पद्मिनी की थोड़ा सा याद रखना कि अपने कोई क्वेश्चन पूछे तो कि भाई ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी और पिताजी का नाम गंधर्व सेन था, माताजी का नाम चंपावती था, और अलाउद्दीन खिलजी को उसके बारे में कौन बताता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को उसके बारे में किसने बताया था? तो राघव चेतन नाम के व्यक्ति ने बताया था। आगे की कहानी ये कहती है कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आया, अलाउद्दीन खिलजी ने आगे यहाँ पे घेरा डाला और आगे रतन सिंह को कहा कि मुझे तुम्हारी रानी पद्मिनी चाहिए। राजा ने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, कोई वस्तु थोड़ी है कि एक तू रख ले और एक मैं रख लूं या मेरे वाली तेरे को दे दी जाए, ये मेरी रानी है, तू ऐसे कैसे बात कर सकता है? तो अलाउद्दीन ने कहा मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। वापस उसी पॉइंट पे ही मैंने बताया कि चित्तौड़ का किला बहुत मजबूत था, जल्दी से अंदर नहीं घुस सकते थे, और कहते राजा ने अपना किला बंद करवा के राजा अंदर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि यार अंदर घुस ही नहीं पाएंगे, तो फिर उसने एक जाल फेंका और उसने कहा कि चलो मैं आपसे संधि करने के लिए तैयार हूँ, जो हो गई वो तो बात हो गई और अपने आप नई लड़ाई करेंगे। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को संधि के लिए बुलाया गया, खाने के लिए बुलाया गया। वहां अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ था और उसके सामने एक शीशा लगा हुआ था, नीचे एक पौंड बना हुआ था, तालाब बना हुआ था। पद्मिनी उस शीशे के जैसे आगे आई, उसकी जो प्रति छाया थी, उसकी जो छाया दिखाई देती है, प्रतिकृति दिखाई देती है, वो तालाब के अंदर दिखाई देती है। और अलाउद्दीन खिलजी उसको देख के यूं बड़ा मोहित होता है। कहते हैं जब वापस अलाउद्दीन खिलजी जा रहा था तो रतन सिंह उसको सी ऑफ करने के लिए नीचे तक गया, उसको लगा अब तो संधि हो ही गई। और नीचे जाते अलाउद्दीन खिलजी बड़ा घाघ आदमी था, जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उस आदमी, और उसने रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और उसने कहा कि जब तक मेरे पास पद्मिनी नहीं आएगी तब तक रतन सिंह को नहीं छोड़ा जाएगा। पद्मिनी के लेंगे, पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धिमान महिला थी। और ऐसा कहा जाता है कि पद्मिनी के एक भैया थे और उन भैया का नाम था गोरा। एक पद्मिनी का भतीजा था और उस भतीजे का नाम था बादल। दोनों आपस में भी काका भतीजा थे। पद्मिनी ने इनको बुलाया, इनको बुला के समझाई कि ये बात है, क्या किया जाना चाहिए। इन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग करके कहा कि ठीक है। अलाउद्दीन के पास मैसेज करवाया, अलाउद्दीन के पास मैसेज करके आगे पद्मिनी तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है, पर पद्मिनी अकेली नहीं आएगी, उसके साथ में उसकी दासियां भी आएगी। उसने कहा कोई नहीं, ठीक है आप तो भेज दो, दासियों को भी भेज दो। तो कहते हैं कि पद्मिनी जब जा रही थी तो रानी हमेशा पालकी के अंदर बैठ के जाती, 4 जने उठाते, वो कहार उठाने वाले होते, तो वो आगे की पालकी में तो पद्मिनी को बिठाया, पीछे की पालकी में जिनमें महिलाओं को बिठाना था उनके अंदर सारे के सारे शस्त्रधारी योद्धा बिठा दिए, सोल्जर्स बिठा दिए। वहां गए और नजदीक जाके वापस का कि पद्मिनी अंतिम बार रतन सिंह से मिलना चाहती। अलाउद्दीन का मिला दो यार, कैंप पड़ा कहीं पे साइड में, मिला दिया जाए इसको। और कहते हैं कि पद्मिनी वहां जब रतन सिंह के पास पहुंचे तो पद्मिनी जितनी सुंदर थे, जितनी बुद्धिमान थे, उतनी वीर महिला और थी। और उसने आसपास जो 5-7 बॉडीगार्ड खड़े थे उनको मार दिया और रतन सिंह को लेकर वहां से भाग गई। जब तक अलाउद्दीन खिलजी को ये समझ में आता कि हमारे साथ में धोखा हुआ है, वो लड़ने के लिए तैयार होते, इधर गोरा और बादल अपनी सेना लेके तैयार खड़े थे। कहते हैं गोरा और बादल उनके साथ लड़ाई करते हैं। गोरा तो उस लड़ाई में काम आ जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, शहीद हो जाता है। बादल सेना को लेके वापस आ जाता है, किले के अंदर घुस जाते हैं। अब अलाउद्दीन को बड़ा गुस्सा है। अलाउद्दीन ने कहा हाँ ठीक किया आपने, तो रतन सिंह को लेके और चले गए, और आपने कहा अब तो मैं तुम्हें मार के जाऊंगा यहाँ से। और उसने कहते 8 महीने का घेरा डाल दिया था चित्तौड़ किले के बाहर। अब जब इतना लंबा घेरा चला तो किले के अंदर का अनाज और पानी समाप्त होने लग गया था, जो स्टोरेज थे वो खत्म होने लग गए थे। अपने यहाँ पे राजपूत राजाओं में एक और बड़ा जोरदार सी विशेषता हुआ करती थी कि जब भी किले का स्टोरेज खत्म हो जाए, जब भी फोर्ट का अन्न पानी समाप्त हो जाए, तो एक टर्म होती है साका। उस समय जो युद्ध किए जाते थे उन युद्धों को बोलते थे साका। अब कहा गया कि भाई अब 2 चीजें देखो, पहली बात तो ये कि ऐसा कब किया जाता, ये किले के अंदर बंद करने वाली व्यवस्था कब आती, जब ये लगता है कि दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, अपनी सेना कमजोर है, सीधी सीधी लड़ाई के अंदर डायरेक्ट यदि फाइट करेंगे तो उसके अंदर जीत नहीं पाएंगे। तो होता ये था कि दिल्ली वालों की फौज आ जाती थी 30,000 की, और इधर किले के अंदर कितने फौजी है, इधर फौजी बैठे 3,000 5,000 ऐसे फौजी बैठे, लगता है यार नहीं पार पड़ेगी, किले के गेट करो बंद, कितने दिन तक बाहर बैठे रहेंगे, जाना ही पड़ेगा। और ज्यादातर मामलों में होता था कि बाहर वाला बाहर से चला ही जाता। तो दिल्ली छोड़ के चित्तौड़ में रहना कई दिनों तक संभव नहीं हो पाएगा, आप अपनी कैपिटल को छोड़ के ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते। पर कई बार ऐसा होता है कि अगला रह जाता, अगले की पार पड़ जाती। अलाउद्दीन खिलजी 8 महीने रह गया। अब क्या किया जाए, तो अब का किले का तो पानी भी खत्म हो गया, किले का तो अनाज भी खत्म हो गया, भूखे मरेंगे।
तो भूखे मरेंगे इससे अच्छा लड़के ही मर ले। तो लड़के मरेंगे तो अपने तो 3,000 है, सामने वाले 30,000 बैठे हैं, तो अपने तो मर जाएंगे, और अपने मर जाएंगे तो महिलाओं को और बच्चों को ये सब उठा के ले जाएंगे। का तो इसका एक तरीका किया जाए, अब अपने तो मरेंगे, परिवार की रक्षा के लिए क्या किया जाए, महिलाओं की रक्षा के लिए क्या किया जाए। तो जो महिलाएं हुआ करती थी वो खुद ही कहती, तुम हमारी चिंता मत करो, हम जोहर कर लेंगे। एक टाइम है, वापस सुनना, जोहर क्या होगा साहब जोहर के अंदर। तो महिलाएं जितनी भी हुआ करती थी वो अग्नि जलाती, और अग्नि के अंदर महिलाएं बैठ जाया करती थी, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया करती थी, ताकि वो जो सोल्जर है उनको परिवार की कोई चिंता नहीं रहे। अब वो लड़े मरे, और अब वो जो सोल्जर होते थे, जब परिवार समाप्ति हो गया तो बंदे में और गुस्सा होता था, वैसे ही दुश्मन के खिलाफ लड़ने का गुस्सा हुआ करता था। अब वो केसरिये कपड़े पहनते और केसरी कपड़े पहन के बाहर लड़ने के लिए जाते। अब उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अधिकाधिक संख्या में दुश्मन को मारना था, ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा हो सके उतने दुश्मन को मारना था, और मुंड पे टूट के पड़ता, और वहां पे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाया करते थे। क्योंकि केसरिये कपड़े पहन के जाते थे, इसलिए उस टाइम को बोलते थे केसरिया। तो दो चीजें हो गई, एक तो हो गया जोहर और एक हो गया केसरिया, और इन दोनों की जो कंबाइंड फॉर्म होती थी उस कंबाइंड फॉर्म को बोलते थे साका। तो याद रखना, कभी कोई पूछ ले कि साके में दो चीजें क्या क्या होती है, तो एक तो होता है जोहर, एक होता है केसरिया। अब अगला सवाल पूछेगा, जोहर कौन करता है, केसरिया कौन करता है। तो जोहर किया जाता है महिलाओं के द्वारा, फीमेल, और केसरिया किया जाता है पुरुषों के द्वारा। और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जोहर किसने किया होगा, तो महिला कौन, तो रानी पद्मिनी। तो कहते हैं रानी पद्मिनी ने अपनी 1600 अन्य रानियों के साथ, 1600 अन्य महिलाओं के साथ में जोहर किया था। केसरिया किसने किया, तो केसरिया करने वाले रतन सिंह, राजा रतन सिंह और उनके सेनापति, क्योंकि गोरान तो पहले शहीद ही हो गए थे, तो ये बादल अनजीते लोग बचे हुए थे, इन सब ने मिलकर बाद में केसरिया कर लिया। कई कहानियों में आता है कि नहीं, गोरा भी वापस आ गया था और गोरा बादल साथ में लड़ते हुए शहीद हुए थे, पर कुल मिला के सारे अलाउद्दीन खिलजी वाली उस लड़ाई के अंदर ही काम आ गए थे, उसके अंदर शहीद हो गए थे। तो ये चीज याद रखना। अब इसके लिए कहते हैं कि ये जो पद्मिनी और रतन सिंह वाला जो हुआ था, ये चित्तौड़ का पहला साका है। पहली बार चित्तौड़ के अंदर ये वाली जो प्रक्रिया, फायर बाथ वाली जो जोहर वाली प्रक्रिया थी, साके वाली जो प्रक्रिया थी, ये पहली बार इसी टाइम अपनाई गई थी। कब हुआ, तो बाकायदा तारीख है 25 अगस्त 1303। ये याद रख लेना आपने कि चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ, तो 25 अगस्त 1303 को हुआ था। किसने किया, तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर हुआ, रतन सिंह और गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया हुआ। इसको मिला के क्या बोलते हैं, साका बोलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जीत गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक बहुत ज्यादा मरे। उसने किले पे कब्जा किया, और किले पे कब्जा कर उसको लगा अब तो मैं पद्मिनी को उठा ही ले जाऊंगा, लेकिन अंदर आगे देखा कि महिलाएं तो पहले ही सब की सब अपने आप को अग्नि के अंदर झोंक चुकी थी, किले में केवल राख थी, किले में कुछ ही नहीं मिला, और बौखलाया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। और उसने कहा कि जितने निर्दोष लोग बैठे हुए भाई, लड़ाई करने कौन जाएंगे, सैनिक, बाकी सामान्य किसान मजदूर, वो तो बेचारा अपने घर के अंदर बैठा हुआ था। उसने कहा सबको बाहर निकाला गया, सबको बाहर निकाला गया, और वहां पे लोगों का नरसंहार किया गया, मैसेकर किया गया वहां पे, बहुत भयंकर वाला। 30,000 लोग कटवाए थे, कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी। 30,000 लोगों का मैसेकर किया गया था वहां, कत्लेआम कर दिया गया, नरसंहार कर दिया गया। गुस्सा आया हुआ था उसको, और उसने कहा कि अब चित्तौड़ मेरा है, अब उसको तो वापस जाना है, तो अब चित्तौड़ का क्या करेंगे। तो उसने कहा आज के बाद मेरा बेटा चित्तौड़ के अंदर रहेगा, और बेटे का नाम था खिजर खान, ये याद रखना। और उसके बेटे का नाम खिजर खान था, इसलिए कहा कि अब चित्तौड़ को मैंने बर्बाद कर दिया, लेकिन खिजर खान यहाँ पे रहेगा, और खिजर खान इस चित्तौड़ को वापस आबाद करेगा। खिजर खान आबाद करेगा, इसलिए इसका नाम बदलकर उसने किया खिजराबाद। ये याद रख लेना कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। एविडेंस है कोई अपने पास में, हाँ अपने पास में एविडेंस भी मिलता है। 1325 के आसपास की एक अभिलेख मिला है, एक इंस्क्रिप्शन मिला है। चित्तौड़ के अंदर एक दरगाह है, दाहिबी पीर की दरगाह। दरगाह तो समझते हो, मुस्लिम जो संत वगैरह हुआ करते थे, पीर मतलब संत हो गए, उनका जो पूजा का स्थान होता, उनका जो रहने का स्थान होता था, उसको दरगाह बोलते थे। एक दाहिबी पीर की दरगाह है, और वहां का एक इंस्क्रिप्शन मिला है। मुस्लिमों के इंस्क्रिप्शन होते तो वो ज्यादातर पर्शियन लैंग्वेज में होते, फारसी में होते, तो एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन मिला है, और उसके अंदर चित्तौड़ का नाम अपने को खिजराबाद मिलता है। तो खिजर खान को दे के गया, इसलिए उसने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था, खिजराबाद उसने नाम कर दिया था। तो साके वाली बात, ये सब बातें याद रखना। अब यहाँ पे खिजर खान रहता है, कई साल तक खिजर खान रहता है, 1303 के आसपास देके चला गया था, और लगभग 1312 के आसपास तक, 9 साल के आसपास तक, या 9-10 साल तक यहाँ पे खिजर खान ने शासन किया था उसका।
अब जब इतने साल तक रहेगा, कुछ ना कुछ वो भी काम करवाएगा। तो खिजर खान ने कई काम करवाए थे। ये वापस देख लेना थोड़ी सी बातें आप, साके वाली नहीं, ये सब चीजें समझ लेना। हालांकि आपके नोट्स में लिखी हुई है, वहां पर और पल्ले पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी याद रखना साका क्या होता है, कैसे किया गया था, मैंने कहानी आपको बता दी। अब जब खिजर खान यहाँ रहा तो खिजर खान ने क्या क्या किया वो देखते हैं अपने। देखो, खिजर खान को देके चले गए साहब, और नाम क्या कर गए इसका, खिजराबाद। और ये जानकारी अपने को कहां पे मिलती है, तो दहीबी पीर की दरगाह। दहीबी पीर की दरगाह के अंदर ऐसा लिखा हुआ, उस अभिलेख में, उस इंस्क्रिप्शन के अंदर ये लिखा हुआ। खिजर खान यहाँ रहा तो एक तो चित्तौड़ के किले के पास एक नदी निकलती है गंभीरी, एक रिवर है गंभीरी, याद रखना। आगे जब चित्तौड़ का किला पढ़ेंगे वापस ये बात काम आएगी, और हम पढ़ेंगे कि चित्तौड़ का किला कौन सी नदी के किनारे, तो गंभीरी नदी के किनारे। और उसने यहाँ पे एक ब्रिज बनवाया था, पुल, पुल का निर्माण करवाया था। फिर जैसे हिंदुओं में होता था कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उसकी याद में छतरियां बनाते थे, कैनोपीज बनवाया करते थे। वैसे ही मुस्लिम जो हुआ करते थे, वो किसी की मृत्यु हो जाती तो वहां पे जो टॉम बनवाते, मकबरे बनवाया करते थे। तो खिजर खान ने भी यहाँ पर एक मकबरा बनवाया था, टॉम बनवाया था, मकबरे का निर्माण करवाया था। और अभी भी जैसे होता है कि आप, तो क्या एग्जांपल दूं, अस्पताल बनवाया कि सरकार ने अस्पताल बनवाया, तो बाकायदा वहां पे लिखेंगे। जैसे अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि अखबारों के अंदर और हमने पढ़ा कि अटल टनल बनाई गई है ना, हिमाचल प्रदेश में कहीं भी टनल बनाएगी। तो अब वहां पे बोर्ड लगेगा और उस बोर्ड में आएगा कि टनल का निर्माण इस सरकार के कार्यकाल में हुआ था, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, इस कार्यक्रम में ये लोग उपस्थित थे, ये काम अब शुरू हुआ था, ये काम अब खत्म हुआ था। तो पहले राजा महाराजा भी ये काम क्या करते, और वो भी ऐसे इंस्क्रिप्शन लिखवाते, वो भी ऐसी बातें लिखवाते कि मैंने बनवाया है, इतने रुपए लगवाए, फलाने फलाने आदमी थे, ये मिस्त्री था, इससे मैंने अभिलेख लगवाया, ये सब बातें लिखवाया करते। तो खिजर खान ने यहाँ पे कोई एक टॉम बनवाया था। अब जो जब वो टॉम का इंस्क्रिप्शन लिखवाता है, उसका मैंने बताया मुस्लिम राजा थे तो उनके सारे इंस्क्रिप्शन कौन सी लैंग्वेज में हो गए, तो पर्शियन। तो उसमें खिजर खान कहता है कि मैं खिजर खान ये टॉम बनवा रहा हूं यहाँ पे। फिर वो कहता है यार तुम मुझे तो जानते हो नहीं जानते, पर तुम मेरे पापा को पक्का जानते हो, मेरे पापा अलाउद्दीन खिलजी। फिर वो अलाउद्दीन खिलजी खूब सारी तारीफें करता है, और अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहता है, अपने पापा के लिए कहता है कि वो सेकंड सिकंदर है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो हुआ था, जिस प्रकार उसने दुनिया जीती थी, वैसे मेरे पापा दुनिया जीत लेंगे। सिकंदर सानी है, सानी का मतलब होता है सेकंड, दूसरा। फिर वो और कहता है कि मेरे जो पापा है वो शेडो ऑफ गॉड है, ईश्वर की छाया है, हल्के में मतलब लेना भाई साहब। फिर वो और कहता है मेरे जो पापा है वो पूरी दुनिया की रक्षा करते हैं, डिफेंडर है, पूरी दुनिया के प्रोटेक्टर है। अब आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान पे कौन से एक इंस्क्रिप्शन से, कौन से स्थान के इंस्क्रिप्शन से अलाउद्दीन खिलजी को सेकंड सिकंदर, शेडो ऑफ गॉड या डिवाइन शेडो और प्रोटेक्टर ऑफ वर्ल्ड कहा गया, डिफेंडर ऑफ वर्ल्ड कहा गया, तो याद रखना चित्तौड़ में का अभिलेख। अब अपने दिमाग में सब, चित्तौड़ में तो अलाउद्दीन खिलजी मरवा गया था लोगों को, चित्तौड़ में तो 30,000 बेकसूरों को कटवा के चला गया था, वहां पर उसके बारे में अभिलेख क्यों होगा, चित्तौड़ वाले राजाओं से तो उसकी बनती नहीं थी। तो उसका रीजन अपने पास ये याद रखना कि उसका बेटा था खिजर खान, उसने यहाँ पे 9-10 साल शासन किया था, और उसके चक्कर में वो जब लिखवाएगा तो बाप की तारीफें तो बेटा तो करेगा अपने आप। फिर मेरी कल वाली बात पे वापस जाना, मैंने बताया था कि राजा अपने आप को भगवान से जोड़ दिया करते थे, ये देख लो, संसार की रक्षा भगवान करता है, पर अभिलेख कहता है अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है, ईश्वर की छाया तक बताया हुआ उसके अंदर। तो खिजर खान के दो काम याद रखना आपने, एक तो गंभीरी नदी पर उसने पुल बनवाया था, और एक उसने मकबरा बनवाया था। मकबरे में एक इंस्क्रिप्शन है, वो पर्शियन लैंग्वेज का, और उसमें अलाउद्दीन खिलजी की ये तारीफें की हुई है। खिजराबाद जो नाम है ये कहाँ मिलता है, तो ये दहीबी पीर की दरगाह है, उसका जो इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर ये जानकारी मिलती है अपने को। अब इसके बाद में, अब खिजर खान को रहते हुए यहाँ पे कई साल हो गए, कई साल हो गए, तो खिजर खान का मन लगना बंद हो गया। खिजर खान का मन लगना बंद हुआ तो उसने अलाउद्दीन के पास मैसेज भेजा कि डैडी अब कई दिन हो गए यार, इधर अब मन नहीं लगता अपना। तो अलाउद्दीन ने कहा तू वापस आ जा। तो उसने कहा चित्तौड़, चित्तौड़ का क्या किया जाए। तो उसने कहा मैं बंदा भेज रहा हूँ, ये बंदा आके चित्तौड़ संभाल लेगा। इस बार जो बंदा भेजा गया उस बंदे का नाम है मालदेव सोनग्रा, और मालदेव सोनग्रा को कहा गया कि तू चित्तौड़ संभाल। इसको भेज दिया।
मालदेव सोनग्रा के यूं बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया मुछड़ा मालदेव, मूछों वाला मालदेव कहने लगे इसको। अब बात है ये कौन, मालदेव सोनग्रा कौन? मैं थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा आपको, तब आपके दिमाग में आ जाएगा, या आपने कभी सुना होगा तो आ जाएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे 1303 में चित्तौड़ पर अटैक किया था, वैसे 1311 में वो जालोर पर अटैक करता है। और जालोर में एक राजा हुआ करता था कानड़ देव सोनग्रा। ये सोनग्रा चौहान होते हैं भाई, कानड़ देव सोनग्रा। और इसका बेटा था वीरम देव सोनग्रा। ये दोनों लड़ते हैं, और लड़ते हुए वो इनको भी दोनों बाप बेटों को साका करना पड़ता है। यहाँ पर भी 1311 में जालोर के अंदर साका होता है, और ये सब लड़ते हुए मारे जाते हैं। कहते हैं मालदेव सोनग्रा उसके अंदर जिंदा बच जाता है। ये कानड़ देव सोनग्रा का भाई था, इसका ब्रदर था। कोई तो कहते हैं जिंदा बच जाता है, कोई कहते हैं कि नहीं, कानड़ देव ने उसको पहले से ही बाहर निकाल दिया था। अब जालोर पे अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया, पर मालदेव सोनग्रा बिगाड़ करे। वो अब जो अपनी छोटी मोटी जो भी आर्मी उसने बना रखी, वो आए, अटैक करे, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को नुकसान पहुंचाए। फाइनली एक दिन अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार करके दिल्ली ले गए। उसका क्या चाहिए, तू क्यों डिस्टर्ब करता है हमें? उसने कहा यार हमारा राज्य जालोर था, तुमने हमारा राज्य छीन लिया। तो अलाउद्दीन ने उसको कहा देख तेरे को जालोर तो मैं दूंगा नहीं, पर मैं तेरे को और ढंग की जगह दे देता हूँ राजस्थान, तू उधर चला। कौन सी? तू चित्तौड़ चला। तो खिजर खान के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किसी को दिया था, तो वो आदमी कौन था? तो मालदेव सोनग्रा। याद रह जाएगी बात। उसके बाद ये मालदेव सोनग्रा को दे दिया गया था। तो वो जो 1303 वाला आक्रमण था, उसके प्रभाव ये है, उसके कारण ये है कि 1303 में आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कारण क्या क्या थे? तो कारण मैंने बता दिए। अलाउद्दीन खिलजी की इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी है, चित्तौड़ का स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, चित्तौड़ का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। समर सिंह ने गुजरात जाते टाइम अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स ले लिया, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रेस्टीज पॉइंट है। और अलाउद्दीन खिलजी कहीं ना कहीं रानी पद्मिनी को भी प्राप्त करना चाहता है। मैंने रानी पद्मिनी के बारे में आपको बताया कि वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी मानी जाती है, गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री मानी जाती है। राघव चैतन ने उसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी को जाके बताया था। अलाउद्दीन ने आक्रमण किया तो यहाँ पर अपने साका हुआ। 1303 में 25 अगस्त को साका हुआ। ताकि फिर मैंने बताया दो बातें होती थी, एक होता था जौहर, एक होता था केसरिया। महिलाएं जौहर करती थी, तो पद्मिनी, न केवल पद्मिनी बल्कि 1600 रानियों ने उसके साथ में जौहर किया। और रतन सिंह और गोरा और बादल उसके सेनापति थे, उनके नेतृत्व में यहाँ पर क्या कर लिया गया? केसरिया कर लिया गया था उनके नेतृत्व में यहाँ पे। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब देखा कि अंदर कुछ ही नहीं मिला उसको, तो उसने 30,000 लोग कटवा दिए थे, चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया था। नाम बदल के खिजर खान को दिया, इसलिए नाम बदल के खिजराबाद कर दिया। खिजर खान ने गंभीरी पर पुल बनवाया, एक मकबरा बनवाया। मकबरे के अंदर जो अभिलेख है उसमें अलाउद्दीन खिलजी की तारीफें की हुई। वहां पर चित्तौड़ में 1325 का दाहिबी पीर का अभिलेख और है, अलग एक फारसी का अभिलेख है, उसमें चित्तौड़ का नाम अपने को खिजराबाद मिलता है। खिजर खान के बाद में ये मालदेव सोनग्रा को दे दिया था। मालदेव सोनग्रा की बड़ी बड़ी मुछें थी, इसलिए उसका नाम क्या मिल जाता है? मुछड़ा मालदेव मिल जाता है। ये तमाम बातें हमने पढ़ी, और इसके बाद थोड़ी सी आगे और चलते हैं अपने। तो ये सारी जानकारियां 1303 वाले। अब अपने को जानकारियां मिलती कहां से? तो एक तो अलाउद्दीन खिलजी का एक कोर्ट स्कॉलर है, उसका एक दरबारी इतिहासकार है, उसके कोर्ट में एक स्कॉलर रहता था, आप सबने नाम सुना होगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो नाम करके स्कॉलर हुआ है, एक विद्वान व्यक्ति हुआ है, उसके दरबार के अंदर रहा करता था। चित्तौड़ वाले हमले में साथ में था, मतलब आंखों देखा वर्णन है, लाइव कमेंट्री की इस बंदे ने। और इस बंदे ने किताब लिखी, खजाइन उल फुतूह है। खूब सारी किताबें, आप जब मिडाइवल पढ़ोगे तो और कई सारी किताबों के बारे में पढ़ेंगे, पर इसकी किताब है खजाइन उल फुतूह है, या उसका एक नाम और है तारीख अलाई। देखो, तारीख का मतलब होता है हिस्ट्री, अलाई का मतलब होता है अलाउद्दीन। तो तारीख अलाई मतलब अलाउद्दीन का इतिहास लिखा हुआ, अलाउद्दीन की हिस्ट्री लिखी हुई। और इसके अंदर वो इस आक्रमण के वर्णन करता है। 30,000 लोग कटवा दिए, ये खुद अलाउद्दीन का एक इतिहासकार है, वो लिख रहा है कि साहब 30,000 मारे थे वहां पे, मजा आ गया था हमें इन सबको मार के वहां पे। ऐसी कई बातें अमीर खुसरो ने लिखी। तो कोई आपसे पूछ ले कि कौन सी बुक है उसी टाइम की, कौन सी बुक है जो इस आक्रमण के बारे में बताती है, तो खजाइन उल फुतूह है। नाम याद करना, ये फारसी नाम होते हैं। 2-3 बार जीभ से बोल के देखना, एक बार टंग पे चिपक जाएंगे, जीभ पे चिपक जाएंगे तो याद हो जाएंगे। 2-3 बार खजाइन उल फुतूह है, खजाइन उल फुतूह है, खजाइन उल फुतूह है बोलोगे तो याद हो जाएगा। तारीख ए अलाई एक उसका नाम, ये मैंने बता ही दिया। तारीख मतलब होता है हिस्ट्री, और अलाई का मतलब अलाउद्दीन, तो अलाउद्दीन का इतिहास नाम से हो जाता है। फिर वो जो मैंने अभी कहानी सुनाई थी आपको कि पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, ये कहानी किसने लिखी, क्या लिखी?
तो ये कहानी लिखने वाला आदमी है मलिक मोहम्मद जायसी। एक कवि हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अपने यूपी में एक जगह पड़ती है जौनपुर, अवध, अवध वाला जो इलाका, अयोध्या के आसपास का इलाका है, वहां के कवि मलिक मोहम्मद जायसी। आगे पढ़ेंगे हम शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के कंटेम्प्ररी एक ये पोइट हुए थे, और इन्होंने ये पद्मावत नामक एक बुक लिखी थी अवधी लैंग्वेज में, चूंकि अवध के थे तो अवधी लैंग्वेज में 1540 में ये बुक इन्होंने, एक पद्मावत नाम की इन्होंने एक बुक लिखी थी। किसने लिखी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। कब लिखी? तो 1540 में। कौन सी भाषा में? तो अवधी। कौन सी बुक लिखी? तो पद्मावत। और इसमें ये सारी कहानियां इन्होंने लिखी। और ये कहानी, ये कविता, काव्य है, पोइट्री है अपने आप में। और ये पोइट्री इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि बाद में जितने इतिहासकार है उन सब ने इसको थोड़ा बहुत फेर बदल करके लिखा। और वो भले ही आपके नैन्सी कह दो, वो भले ही आपके अबुल फजल कह दो, वो भले ही आपके आपके कर्नल जेम्स टोड कह दो, जो भी बड़े बड़े से हुए उन सब ने कहीं ना कहीं इसका जिक्र किया। उन सब ने इसके बारे में थोड़ा बहुत बात कहीं ना कहीं लिखी है। एक सूर्यमल मिशन अपने जो इतिहासकार में वो डिनाई जरूर करते हैं इसको, निजा फर्जीवाड़ा है क्या तुम्हारा। बाकी किसी ने नाम चेंज कर दिया, किसी ने कहानी चेंज कर दी, बाकी ऐसी बातें सबने जरूर लिखी। इतनी पॉपुलर चीज हुई थी। पर दिक्कत ये हुई कि यार किंवदंतियां, जनश्रुतियां, फोक लोर कहानियां चलती है समाज के अंदर, बनती बिगड़ती रहती है, हम सुनते हैं उनके बारे में, पर उनमें हिस्टोरिकल फैक्ट है या नहीं है, ये इतिहासकारों को देखना पड़ता है। इसके साथ दिक्कत ये हुई कि लोगों ने इस पोइट्री को हिस्ट्री मानना शुरू कर दिया, और लोगों ने इस कहानी को इतिहास के रूप में पढ़ाया जाना शुरू कर दिया, इसको सुनाया जाना शुरू कर दिया इतिहास के रूप में। और यहाँ पे जाके लफड़ा करते हैं। आप कविता को हिस्ट्री नहीं बना सकते। हम कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कि कवि कल्पनाएं करता है, कवि इमेजिनेशन करता है, अपने घोड़े दौड़ाता है, और ऐसी ऐसी घटनाओं को जोड़ के लिख देता है जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व, एग्जिस्टेंस नहीं रहा होगा। और इसी एग्जिस्टेंस के अंदर वो लिख गया। जो सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, अपने को आज भी लगता है यार श्रीलंका की राजकुमारी और मेवाड़ का राजा गया शादी करने के लिए, फिर तोता आया, तोते के पीछे चला गया। 1302 से 1303 एक साल का जिसका शासनकाल है, वो कहते हैं 7 साल तक वहां पे भटकता रहा था, फिर पद्मिनी को लेके आया था। जचती नहीं है कहानी। इवन यहां तक कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लास्ट में खुद ने कहा है कि साहब ये इमेजिनेशन है मेरी, और मैंने इसके माध्यम से भगवान की बातें की है, मैंने वो जो रूहानी शक्तियां उनकी बातें की है। परंतु वहां तक कौन जाए, हम सब ने उसको हिस्ट्री मान के पढ़ना शुरू कर दिया। इसलिए अपने दिमाग में आज भी सिंहल द्वीप का हमने श्रीलंका बना दिया। भगवान जाने उसने सिंहल द्वीप क्या माना था, क्या नहीं माना था। मुझे तो आज ही बड़ा अजीब सा लगता है कि यार पद्मिनी की सुंदरता का इतना वर्णन किया हुआ है, ये इतनी वो, और वो वैसे वर्णन वैसे गोरे रंग की थी, उसको जब पानी पीती थी यहाँ से पानी दिखता था। मुझे लगा कि यार हिस्टोरियन को थोड़ा सा जलवायु का तो ध्यान देना था। साउथ में भी सुदूर श्रीलंका, वहां के लोग कैसे होते हैं हमने देखे नहीं, सारे क्रिकेट प्लेयर देखे हुए, उनका रंग अपने को देखा हुआ है, और तुम कहते हो कि वहां की एक राजकुमारी इतनी सुंदर आ गई थी। तो ये तो मूर्ख बनाने वाली सी बात हो जाती। परंतु है अपने पब्लिक में तो वही है, डोमेन के पब्लिक डोमेन में तो वही बातें हैं, वो बातें हैं तो हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, वैसी बातें भी करते हैं। परंतु अपने याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी लिटरेचर का सब्जेक्ट हो सकता है, मलिक मोहम्मद जायसी हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। पद्मावत जो है वो एक पोइट्री है, बहुत अच्छी अवधी भाषा की पोइट्री है, उसमें नो डाउट, कोई उसमें संदेह, उसमें शक शुबा करने की आवश्यकता नहीं। परंतु आप कहोगे इसको इतिहास के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, तो थोड़ी सी बात ही अजीब सी लगती है। और फिर एक दिक्कत और हुई, इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी वाली बात को इतना ज्यादा उठा के रख दिया कि अपने जो लोकल चीजें थी उनको भुला दिया गया। अपने जो लोकल जनमानस की अपनी जो कहानियां है, राजस्थानी जो सोर्सेज है, राजस्थान लिटरेचर के जो सोर्सेज है, वो दूसरी बात कहते हैं। राजस्थान लिटरेचर वाले अपने कहते हैं कि साहब वो पुगल की राजकुमारी थी। बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है पुगल, और पुगल की राजकुमारी थी। और बाकायदा अपने तो कहानियां हैं, ऐसे दोहे बने हुए हैं कि पुगल का पुनपाल भाटी नाम करके कोई बंदा था, उसकी बेटी थी, उसकी शादी की हुई थी। दोहा है अपने तो कि पुगल गडरी पद्मणी तू रानी सिर मोड़, जैसलमेर जलम लियो परणी गढ़ चित्तौड़। कि पुगल गडर की पद्मणी तू रानी सिरमोड़, कि तू सभी रानियों में सिरमौर है, सर्वोपरि है। जैसलमेर जलम लियो, उस समय पुगल जैसलमेर रियासत का भाग हुआ करता था।
और कहते पुनपाल भाटी पहले जैसलमेर में थे, लेकिन बाद में उनको पुगल का ठिकाना मिल गया था, इसलिए पुगल आ गए थे। तो जैसलमेर जन्म लियो कि पैदा तो जैसलमेर में हुई थी, परनीगढ़ चित्तौड़, पर तेरी पर शादी तेरी कहाँ जाके करवाई है, ठीक चित्तौड़ के अंदर। आज भी गांव के अंदर जो सुंदर लड़की हो या किसी ग्रामीण से किसी सुंदर लड़की के बारे में बताना हो, सुंदर महिला की विशेषता बतानी हो, तो पुगल की पद्मिनियों से तुलना की जाती है। अरे वो कितनी सुंदर है, वो तो पुगल की पद्मिनी की तरह सुंदर है। तो आज भी पुगल की पद्मिनियां फेमस है। पर भगवान जाने ये सिंहल द्वीप कहाँ से लाए। मुझे तो लगता है यार मलिक मोहम्मद जायसी ने बेचारे ने पुगल ही सुना होगा, लेकिन ठेठ बीकानेर बॉर्डर से यूपी तक जाता जाता पुगल उसके सिंगल बन गया था, और उसने सिंगल लिखा है, सिंगल को अपने वालों ने सिंहल कर दिया, सिंहल वालों को यहाँ तक लाते लाते अपने वालों ने उसका श्रीलंका बना के रख दिया। तो ये ऐसे बातें जोड़ दी गई, बाकी सच्चाई वाली ज्यादा बातें है नहीं। ज्यादातर ने स्वीकार किया, किसने स्वीकार नहीं किया तो आपने ध्यान रख लेना कि सूर्यमल मिश्र ने स्वीकार नहीं किया। अपने बूंदी के हिस्टोरियन हुए और पढ़ेंगे इनके बारे में आगे अपने। और अब देखो एक और अपनी बुक्स है ना, कई बार है ना इनको मिश्रण लिख देती है, तो भाई ये मिश्रण नहीं है, ये मिश्रण है, सूर्यमल मिश्रण। तो ये सारी बातें आप याद रख लेना कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। और पढ़ेंगे हम आगे।